नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय जय श्री राम। दर्शकों, हमारे साथ एक बार फिर हैं गौरव प्रधान जी। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। बहुत बहुत नमस्कार आपको। बहुत बहुत जय श्री राम आपको। जय जय श्री राम। दर्शकों, कल श्री राम लला विराजमान अपने भव्य राम मंदिर में, जन्मस्थान मंदिर में विराज गए, लेकिन वहां से कुछ और हुआ है। प्रधानमंत्री का उद्बोधन आप सबने सुना होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस उद्बोधन के बाद गौरव प्रधान जी के साथ जो बातचीत में लगातार ये बात प्रारंभ के इस मंच पर हम कहते रहे हैं कि मोदी राम की राजनीति करते हैं और विपक्ष राम पर राजनीति करता है, लेकिन ये बात अब पुरानी हो गई। नरेंद्र मोदी जब एक राजर्षि के रूप में, एक भगवान के अनन्य भक्त के रूप में, आप हनुमान भी कह लीजिए, आप जो चाहिए कह लीजिए, अगर बहुत छोटा कहना चाहते हो तो आप राम जी की गिलहरी भी नरेंद्र मोदी को कह सकते हैं। जब उन्होंने कल कहा तो यह साफ हो गया कि अब नरेंद्र मोदी भारत में राजनीति नहीं करेंगे। उन्होंने खुद यह घोषणा कर दी कि अब नरेंद्र मोदी भारत में राम नीति करेंगे। गौरव जी, स्वागत है आपका। क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया कि अब मोदी भारत में राजनीति नहीं करने वाले? उन्होंने एक तरह से राजनीति से संन्यास ले लिया है। अब मोदी रामनीति करेंगे। प्रश्न मेरा यह है कि जो विपक्ष अभी भी नरेंद्र मोदी के सामने चुनावी राजनीति करना चाहता है, वो मोदी की इस रामनीति के सामने कहां ठहरेगा? क्या कहेंगे आप? आपको 2014 में लेके अगर हम चलें तो नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एक चीज बोली थी, राष्ट्र नीति। और 4 साल राष्ट्र नीति, 1 साल राजनीति। आप सबको वो चीज याद होगी। जब हमने कुछ समय पहले बात करी थी राम पर राजनीति विपक्ष की जो होती है, और राम की राजनीति जो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। कल तो मोदी जी ने खुल के साफ साफ शब्दों में कहा, लेकिन पिछले 10 साल उसी पथ पे चलते आए हैं। क्या नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल जिस रास्ते चले वो श्री राम का दिखाया हुआ कर्तव्य पथ नहीं था? जब शुरुआत में 2014 में बोला गया था सबका साथ सबका विकास, तो वो राम की राजनीति नहीं थी? क्या वो राम जी का कर्तव्य पथ नहीं था? तो आम मानव के लिए समझने के लिए कल उन्होंने कहा कि हम राजनीति नहीं, राम की राजनीति करेंगे। लेकिन हम वही बात आपको पिछले 10 साल से बताते आ रहे हैं, और मैं वही पढ़ाता भी हूं कि राम की राजनीति आज के युग में, जहां राम की राजनीति है, चल रही है या मोदी जी फॉलो करते हैं, लेकिन राम की राजनीति कृष्ण नीति के अनुसार करते हैं। इस युग में जहां राम भी जरूरी हैं, वहां कृष्ण भी जरूरी है। राम तब तक पूर्ण नहीं है जब तक कृष्ण ना हो, और कृष्ण तब तक पूर्ण नहीं है जब तक राम ना हो, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भगवान विष्णु के दोनों अवतार हैं। तो जब हम बात करते हैं राम की राजनीति, राम की राजनीति बिना कृष्ण नीति के हो ही नहीं सकती आज के जमाने में, आज के समय में। अब किसी को अगर ये लगता है कि धनुष बाण लेके खड़े हो जाए, मैदान में लड़का रहे, रावण आ जा तेरे को मैं मारूंगा, तो वो तो चीजें नहीं होंगी ना। आजकल को प्रॉक्सी वॉर का जमाना है, और अब तो प्रॉक्सी वॉर से भी आगे हम 5th जनरेशन वॉरफेयर में जा चुके हैं। तो यहाँ आपको इस चीज को समझाने के लिए एक बड़ा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है जो मैंने कल नोटिस करा। ऊपर से लेके नीचे तक राजनीति छोड़ दीजिए आप, चलिए
जो फंक्शन हुआ, जो सेरेमनी हुई, वो कांग्रेस जैसा कहती है भाजपा को ही, पर सच ये है कि भगवान श्री राम अपने महल में कल विराजे। ये तो कोई गलत बात नहीं है। जब विराजे तो किसी कांग्रेस के व्यक्ति ने ऊपर से लेके नीचे तक हिंदुओं को शुभकामनाएं दी? क्या कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा जो आजकल मंदिर टहलते हैं, या किसी प्रदेश अध्यक्ष ने, चाहे यूपी के भी प्रदेश अध्यक्ष हों, किसी ने राम मंदिर की शुभकामनाएं हिंदुओं को दी? विचार कीजिए। एक व्यक्ति की शुभकामनाएं तो छोड़िए, तिनका भर भी खुशी जाहिर नहीं करी कि रामलला अपने, भाई रामलला अगले हजारों सालों के लिए, अब हमेशा के लिए वहां पर हैं। भाजपा आज है, अगली बार होगी, उसके अगली बार नहीं होगी, राजनीति बदल सकती है, कोई और पार्टी आ सकती है, कोई किसी और का राज जा सकता है, पर प्रभु श्री राम वहीं रहेंगे, हिंदू वहीं रहेंगे। लेकिन क्या किसी पार्टी ने, और कांग्रेस दल के जो इंडी अलायंस है, किसी ने भी आके हिंदुओं को शुभकामनाएं दी? अफसोस ये है कि ये विपक्ष मौके पे मौका छोड़ता जाता है। इसको यही नहीं पता कि हमें कब क्या करना है। कल राहुल गांधी किसी मंदिर में घुसने के लिए सड़क पे बैठ गए थे, वहां मंदिर की नौटंकी तो कर रहे थे, लेकिन हिंदू समाज के लिए एक शब्द नहीं निकला, रामलला के लिए एक शब्द नहीं लिखा। यही राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के मंदिर मंदिर घूमते थे और इनके प्रवक्ता बोलते थे जनेऊधारी कौल दत्तात्रेयी ब्राह्मण, पता नहीं कौन कौन से ब्राह्मण। इस ब्राह्मण को ये याद नहीं आई कि एक सड़क पे तो मंदिर में घुसने के लिए बैठे हो, पर दूसरी तरफ विश्व का इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। अरे मोदी को छोड़ दो, राजनीति को छोड़ दो, भाजपा संघ को छोड़ दो, हिंदुओं को तो मुबारकबाद दे सकते थे, हिंदुओं को तो शुभकामनाएं दे सकते थे, दी किसी ने? फिर ये बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो गया। ईवीएम हैक नहीं होगा और क्या होगा? देखिए, मुझे लोग पसंद नहीं करते क्योंकि मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूं। आज राम मंदिर में 4 बजे जो मुझे रिपोर्ट मिली है, इस वक्त 4:30 बज रहे हैं, 4:45 बज रहे हैं। जो मुझे 4 बजे रिपोर्ट मिली है, 10 लाख लोग राम मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए लाइनों में लगे हैं, किसी ना किसी रूप में। जिन्होंने दर्शन कर लिए और जो लाइन में लगे, टोटल नंबर अभी तक 10 लाख है। अभी 7 बजने में 4 घंटे बाकी है, 3-4 घंटे बाकी, जब तक दर्शन चालू रहेंगे। आपको अंदाज भी है हम किस सुनामी पे बैठे हैं? राजनीति अपनी जगह है। कल मोदी ने जो उद्बोधन किया, मोदी जी ने उद्बोधन में कभी भाजपा का नाम लिया? क्या संघ का नाम लिया? क्या ये बोला हम लोगों ने करा? मोदी का फोकस केवल 2 थे, रामलला और भारत। इससे क्या यह साबित नहीं होता है कि कांग्रेस पाकिस्तानी पार्टी है? क्योंकि एक पाकिस्तानी ही हो सकता है जो भारत को शुभकामनाएं ना दे, लेकिन एक कांग्रेसी नेता नहीं। हाँ, एक पोस्टर जरूर देखा मैंने, होर्डिंग सोशल मीडिया पे मैंने डाला भी है, मुझे नहीं पता वो कहाँ का है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है राजीव गांधी का सपना साकार हो गया। जी, वो पोस्टर मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस में है। मैंने वही आपको सोचा था कि याद दिलाऊंगा।
धन्यवाद तो छोड़ दीजिए, बधाई छोड़ दीजिए, हाँ उन्होंने राम पर राजनीति जरूर जारी रखी इस पोस्टर के जरिए, जहां उन्होंने क्लेम किया कि राजीव गांधी का सपना पूरा होगा। ये एमपी कांग्रेस के ऑफिस में लगा। तो यहां से हमारी ये बात साबित हो जाती है कि दशकों से कांग्रेस ने राम पर राजनीति की है और पिछले एक दशक से मोदी ने राम की राजनीति की है। जो 80 करोड़ लोगों को भोजन मिलता है, अनाज मिलता है फ्री में, वो भी राम की राजनीति है। जो फ्री वैक्सीन दी गई करोड़ों लोगों को, जो कि असंभव माना जाता था, वो भी राम की राजनीति है। जब भारतीय विदेश में फंस जाते थे तो सुषमा स्वराज लिखी थी कि हम मार्स से भी, चंद्रमा से भी भारतीयों को बचा के ले आएंगे। ये राम की राजनीति है। लेकिन राम पर राजनीति ये है कि कांग्रेस ने अपने दफ्तर में राम पोस्टर लगा के राजीव गांधी को तो धन्यवाद कर दिया, लेकिन हिंदुओं को बोलने के लिए शुभकामनाओं का एक शब्द नहीं निकला। यही राहुल गांधी मंदिर में घुसने के लिए सड़क पे बैठ गए, नौटंकी करने लगे, लेकिन जहां मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी वहां हिंदू, वो ये भी लिख सकते थे, सभी हिंदू भाई बहनों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान राम अपने घर विराजे। बात खत्म। आपको मोदी और आरएसएस संघ किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप यहां भी चूक गए। और वो इसलिए चूके क्योंकि जब मन कुंठित होता है, जब मन में विचार ही गलत होते हैं, जब फाउंडेशन ही आपकी गलत पड़ी है, तो दिमाग में तो गलत विचार ही आएंगे ना। आपने इतना बड़ा, सदियों में इतना बड़ा, 500 साल में इतने बड़े इवेंट में आप भूल गए कि हिंदुओं को भी शुभकामनाएं देनी है। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज कल और ऐसी थी जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें की। उन्होंने राम से राष्ट्र, देव से देश, ये भी कहा। उन्होंने उसके बाद नागरिकों को उनका कर्तव्य बोध ये याद दिलाया, ये कराया। उन्होंने कहा कि राम का मतलब है कि अब हमें देश को राम की तरह सजाना है, संवारना है। तो उससे मुझे जो भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना, भारतीय जनता पार्टी नहीं, हाँ हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी कह दूं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन राम मंदिर के लिए जब आंदोलन का संकल्प था तो वो जो एक नारा था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मुझे लगा, मैंने जो डिकोड किया कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि सौगंध राम की खाते हैं, हम भारत भव्य बनाएंगे। एक इस तरह की बात मुझे प्रतिध्वनित हुई। इसी के साथ साथ गौरव जी, आप जुडिशरी के बारे में बहुत बेशाख्ता बोलते हैं और बिल्कुल एक अलग नजरिया रखते हैं। पिछले 9-10 सालों में जुडिशरी को लेकर जितनी सारी बातें हुई, आपने ध्यान दिया, प्रधानमंत्री ने संभवतः भारत का यह पहला और एकमात्र सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होंगे जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश की जुडिशरी के बारे में इतना बोल्ड वक्तव्य, वो भी एक ऐसे विलक्षण मंच से दिया। उन्होंने कहा कि जुडिशरी ने न्याय का मान रख लिया। इससे बड़ा आईना, इससे बड़ा शीशा, इससे बड़ा उपदेश, या ये कह दीजिए कि आप खरी खरी सुनाने वाला कोई वक्तव्य याद नहीं आता। कम से कम कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का तो कोई दूर दूर तक इतिहास में ऐसा दिखाई नहीं देता। यहां तो कोर्ट के बारे में बोल देना बहुत बड़ी बात होती है। ये जो उन्होंने कहा, तो क्या कहते हैं, क्या उन्होंने इस देश की जुडिशरी के सामने भी ये सवाल खड़ा कर दिया कि अब राम जी की शरण में जाइए और खुद भारत के जुडिशियल रिफॉर्म को आप आगे बढ़ के करिए? इसको कैसे डिकोड करेंगे आप? देखिए, इसको डिकोड करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शुरुआत करता हूं, आपने जब बात करी कि कर्तव्य आम नागरिकों को, मोदी जी ने कर्तव्य की बात करी, तो पहली चीज तो आप ये समझिए कि हमने अपने शो में, मेरे ख्याल से 1-2 एपिसोड में हमने ये बात बोली थी
कि कर्तव्य पथ पे चल के अधिकारों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर मोदी जी ने इन्हीं शब्दों को दूसरे भाव में बोला कि भारत को अगर भव्य बनाना है, तो हर इंसान को अपने कर्तव्य पथ पे चलना पड़ेगा। मैं अकेले कब तक चलूँगा? तो यहाँ पर वो हमारी ही लाइन को उन्होंने अपने शब्दों में, अब मैं ये बात बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरे चैनल से बहुत सारी बातें उठाई जाती हैं या ली जाती हैं। ये कल भी लोग बोल रहे थे कि सर मोहन भागवत जी ने और मोदी जी ने जो बोला, वो आप लिखते रहते हो। ख़ैर, पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि पहली तो कर्तव्य की बात। जब आपने जुडिशरी की बात करी, देखिए जुडिशरी के बारे में मोदी जी ने क्या कहा? आप ज़रा वो लाइन दोहराइए जो जुडिशरी के बारे में मोदी जी ने कहा। बहुत छोटी सी लाइन उन्होंने कही कि इस देश की न्यायपालिका को धन्यवाद कि आपने न्याय का मान रख लिया। अब आपने जब ये शब्द बोले, आपने न्याय का मान रख लिया। मान अवनीश भाई आप तब रखते हो जब आपसे कोई याचना करता है। बिना याचना करे मान रखने का अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना? तो यानी किसी ने आपसे हाथ जोड़ के याचना करी कि न्याय का मान रखिए। यहाँ एक बात साबित हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट चैम्बर नंबर 1 में चाय पीने क्यों गए थे? आई बात समझ में? तो यही तो मैं हमेशा से लिखता हूँ। मैंने उसी दिन बोल दिया था कि अगली दिवाली, जिस दिन मोदी जी गए थे, मैंने अगली दिवाली अयोध्या में हम मनाएँगे। मेरे साथ कौन-कौन चलेगा? तो जब आप बोलते हैं कि जुडिशरी को कि आपने न्याय का मान रख लिया, यानी आपने याचना करी थी कि न्याय दीजिए, अब इसको मत लटकाइए। ये वक़्त आ गया है न्याय का। तो यानी वो चैम्बर में जाने वाली बात सत्य हो जाती है, जो मैं हमेशा से लिखता और बताता आया हूँ। रहा सवाल जुडिशरी देखने का तरीका, हाँ, मेरी नज़रिया अलग है और मुझे उसमें गालियाँ भी पड़ती हैं, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जुडिशरी अपने आप में, हम जुडिशरी को गालियाँ क्यों दें? जब हमने अपना अपना जो कर्तव्य है वो ही पूरा नहीं किया और हमने राष्ट्र में उन लोगों को चुन के भेजा जिनका काम ही जुडिशरी को खरीदना और वहां पर गलत पोस्टिंग और गलत न्याय व्यवस्था डालना था, तो हम जुडिशरी को, भाई अगर आप चोर को अपने घर में रखेंगे फिर बोलेंगे चोरी हो गई, तो वो तो गलत है ना। चोर को दोष देने, उसका तो काम, उसका कर्म चोरी है, वो तो चोरी करेगा ही करेगा। लेकिन प्रश्न चिन्ह तो आप पे लगता है। बच्चे बिगड़ गए, बच्चे क्यों बिगड़ गए? बच्चों को दोष क्यों दे रहे हो? जबकि बच्चों को सुधारने का, बच्चों को सही मार्गदर्शन का जो बीड़ा है, वो तो माता-पिता का है ना। रहा सवाल जुडिशरी रिफॉर्म का, मैं इस बारे में कई बार बात कर चुका हूँ। लोग झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, जुडिशियल रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म। पहले आप ये समझिए जुडिशियल रिफॉर्म है क्या? जुडिशियल रिफॉर्म है सही लॉज़, केसेस के सही इन्वेस्टिगेशन, टाइम बाउंड मैनर में जजमेंट। आप जज को गालियां देते हैं कि केस डिले हो गया 10 साल, 15 साल। आपने कभी जानने की कोशिश करी कि वकील ने कितनी बार डेट ली? क्योंकि वो उसकी पेंशन फंड है। जब तक वो डेट नहीं लेता जाएगा, अगर एक ही डेट में वो केस खत्म कर देगा, तो उसकी अगली डेट पे पैसा कौन देगा उसे? तो जज को दोष देना बहुत आसान है। मैंने ऐसे बहुत सारे जज देखे, वकील देखे हैं। बच्चे की आज बर्थडे है, चलो सारे केस डेट ले लो। आज कहीं जाना है, घूमने जाना है, हॉलिडे पे हैं, वेकेशन है, डेट ले लो। क्यों डेट ले लो? और चलिए आप और मैं जैसे लोग हों, डेट ले ली, चली बात समझ में भी आती है। लेकिन एक गरीब आदमी 200 किलोमीटर बस में लटक के, एक किसान या गरीब आदमी जब कचहरी पहुंचता है और वहां पता चलता है किसी वकील ने उल्टा बोल दिया, तो सारे हड़ताल करके चले गए और अब नई डेट पड़ेगी।
उस इंसान से कभी पूछा? तो जुडिशियल रिफॉर्म की शुरुआत होती है, जज कहाँ आता है, मतलब केस कब आता है? केस तब आता है जब एफआईआर फाइल होती है। जब एफआईआर फाइल पुलिस करती है, जज नहीं करता है। और जब तक पुलिस के हाथ में इन्वेस्टिगेशन ना हो, सही से इन्वेस्टिगेशन का तरीका ना हो, उसकी क्योंकि अगर आप पुलिस ट्रेनिंग देखें, आईपीएस छोड़ दीजिए, जब आप जवानों की पुलिस ट्रेनिंग देखिए, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर इत्यादि इत्यादि, वो लॉ एंड ऑर्डर की होती है। उनकी ट्रेनिंग इन्वेस्टिगेशन की नहीं होती है। तुक्का मार के इन्वेस्टिगेशन करा जाता है। कुछ बहुत क्लेवर पुलिस वाले होते हैं, वो अच्छे से कर लेते हैं। जो नहीं होते हैं, जो ओआई होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो आइयो। आईओ जो होता है, वो खानापूर्ति वाला होता है। तो आपने सबसे पहले, अब ठीक है गौरव प्रधान, आप जुडिशियल की जगह पुलिस ले रहे हो, तो पुलिस रिफॉर्म। भाई पुलिस रिफॉर्म तब होगा जब कानून रिफॉर्म होगा। तो पहला कदम तो आप ले चुके हैं। जब आपने ब्रिटिश काल के कानूनों को, सीआरपीसी, आईपीसी को खत्म करके नई कानून व्यवस्था जो आप लाए, आपने सबसे पहले, अब इससे दर्द होगा, इससे पुलिस वालों को भी दर्द होगा, इससे एडवोकेट्स को भी दर्द होगा, क्योंकि जो आपने अपने पिताजी और दादा से सीख के, रट्टा मार मार के आपने सीखा है, अब आपको नई किताबें, तो जो पीछे आपने सजाने के लिए अपने चैम्बर में किताबें लगाई थी, वो तो रद्द ही हो गई। अब तो नई किताबें आएंगी। तो जब भी आप किसी को कंफर्ट जोन से बाहर निकालोगे, तो उस पे हेजिटेशन तो होगा ही होगा। तो सबसे पहले आपने, पहली नींव जो न्याय व्यवस्था की पहली नींव है, वो है कानून, सही धाराएं, केस का मोडालिटीज, केस का टाइम फ्रेम, जो आपका एविडेंस एक्ट है, एविडेंस किस तरह से होंगे। समय बदल चुका है। अब आज आप बोलते हो कि टीवी कैमरा जब तक नहीं लगेगा तब तक वो एविडेंस नहीं मांगेंगे, जबकि दुनिया सेल फोन यूज करती है। तो आप सेल फोन एविडेंस को एविडेंस नहीं मानते, वो चीजें बदलनी है ना। जैसे एजुकेशन में भी, आप तो बहुत सारे शिक्षकों से भी जुड़े हुए होंगे, आप जरा उनसे बात करके एक रिसर्च कीजिए कि बीएड के एग्जाम में क्या पूछा जाता है, टीचिंग एड किसे कहते हैं। तो वो आज भी बताएंगे वो ग्रामोफोन, वो टेप रिकॉर्डर, वो पंच कार्ड, वो टीवी टीचिंग एड है। जबकि आज टीचिंग एड क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग हो गई है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग किसी भी, आज भी, इस साल भी जो बीएड के एग्जाम होंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर आप वो पर्चा जाके देखेंगे एग्जामिनेशन का, तो उसमें टीचिंग एड आज भी ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर इत्यादि इत्यादि होगी। कहाँ है आज ये? किसके पास है टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन? तो देखिए, जब हम बात करते हैं, तो जुडिशरी, हम एक जो अल्टीमेट एंड है, जहां जजमेंट होना है, उसकी बात कर ले। लेकिन जब पूरी सप्लाई चेन जुडिशरी की अगर आप देखें, तो वो शुरुआत होती है आपकी एफआईआर से, आपकी एफआईआर में धाराओं से, उन धाराओं का असली मकसद से, उनका टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन से। अब सवाल ये है कि अच्छा, आपने ये बात कर दी, इन्वेस्टिगेशन अब कैसे हो रहा है। तो आपको अगर ध्यान हो कि भारत में 3-4 नई यूनिवर्सिटियां खुली हैं, जिसमें राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी है, जहां मेरी बेटी फॉरेंसिक में है। वहां पर एक नए सिरे से फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन सिखाया जा रहा है। वो जो ग्रेजुएट्स और मास्टर्स वहां से निकलेंगे, वो हमारे इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे। चाहे वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस लेवल पे हो, चाहे मिलिट्री लेवल पे हो, चाहे डायरेक्ट जुडिशरी में हो, या जो फॉरेंसिक लैब्स हो उनमें हो। आज आप बात करते हैं, आज मान लीजिए अवनीश भाई, मेरे मेरे चेहरे पे कोई दूसरा चेहरा आप लगा दीजिए, ठीक है ना, क्रिमिनल है, आपको पता चल जाएगा। लेकिन डीप फेक, एआई बेस्ड डीप फेक में आप फर्क नहीं निकाल सकते। कल मैं देख रहा था, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक गाना रिकॉर्ड हो गया, जो लेटेस्ट गाना है।
गौरव जी, अगर आपको ध्यान हो तो प्रधानमंत्री जी ने खुद इस बात को एड्रेस किया, डीप फेक की बात। जब नवरात्रे चल रहे थे, डांडिया वगैरह, तो प्रधानमंत्री जी का एक डांडिया करते हुए एक डीप फेक वीडियो वो टहल रहा था, और प्रधानमंत्री जी ने बाकायदे उसका नोटिस लिया, और किसी फंक्शन में वो थे, वहां उन्होंने बताया कि मैंने देखा, और उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं हूं, ये डीप फेक टेक्नोलॉजी है जी। वो तो फिर भी डांस का वीडियो था। अवनीश भाई, मेरे पे क्या गुजरी है वो मैं जानता हूं। मेरे भी डीप फेक वीडियो बना के घुमाए गए हैं, जिसकी एफआईआर भी रजिस्टर्ड है, और यही मैंने अपने वीडियो प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे थे, और मैंने लिखा भी था कि डीप फेक के लिए कुछ कीजिए। ये एक सिटिंग टाइम बम है, जिसमें 5 मिनट में आप किसी को भी बदनाम कर सकते हैं, और वो इंसान जिंदगी भर उसका जवाब देता रह जाएगा, क्योंकि आप कितने लोगों को बताएंगे और कहां तक बताएंगे। तो हम तो भुगते हुए हैं। तो आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन का तरीका बदले, साइंटिफिक हो, आपकी जो सीआरपीसी आईपीसी है वो बदले, सही धाराएं आए, धाराओं की प्रायोरिटी हो, और खास तौर से इस तरह जो सोशल मीडिया का एज है, जो एआई की एज है, एआई बहुत डेंजरस है। जो एआई की एज है, इसमें इन चीजों का सही मायने में कानून में, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम बाउंड जजमेंट। अब आपके पास टाइम बाउंड जजमेंट भी है, आपके पास ये भी है कि जजमेंट कितने दिन में आना है, कब आना है, और इन्वेस्टिगेशन के हथियार भी आपके हाथ में आ गए। तो धीरे धीरे ये चीजें जाके अपने आप जुडिशियल रिफॉर्म होंगी। अतः जो प्रधानमंत्री ने कल बोला, वो जुडिशरी को तैयार कर रहे थे कि अब न्याय की तरफ देखना शुरू कीजिए। हमने जो करना था, हमने आपको कानूनी जितने टूल्स वेपन्स थे दे दिए, अब आप न्याय कीजिए। बिल्कुल। और गौरव जी, मुझे लगता है कि आपसे बातचीत करते करते ये पहली बार, देखिए लोग कह देते हैं जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए, जैसे ये बात होती है ना कि नहीं आपके सर पे बाल होना चाहिए, आपके सर, अरे कैसे होना चाहिए? यूरिया डाल के आएगा? कैसे आएगा? कोई गोली खा के आएगा, कोई मालिश करा के आएगा? तो संभवतः इस देश में बड़े आराम से लोग कहते हैं जुडिशियल रिफॉर्म। जुडिशियल रिफॉर्म का क्या मतलब है? केवल आप जजों की नियुक्ति का वो कोलेजियम सिस्टम खत्म कर देंगे और जुडिशियल रिफॉर्म हो जाएगा? ऐसा नहीं है। आपने निश्चित रूप से जिस बहुआयामी ढंग से इसको बताया कि भाई आपने कानून बदला, वो जुडिशियल रिफॉर्म है। आपने पुलिस के काम करने का तरीका बदला, वो जुडिशियल रिफॉर्म है। भाई जुडिशियल रिफॉर्म हम क्यों चाहते हैं? हम यह चाहते हैं कि न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले, जितनी जल्दी न्याय मिले, सस्ते में न्याय मिले। 5 लाख रुपए पर फीस वाला न्याय नहीं चाहिए, नहीं अफोर्ड कर सकता हर भारतीय। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने कल जब ये कहा जुडिशरी को, तो उन्होंने, आपकी बात को मैं बिल्कुल सहमत होते हुए आगे बढ़ाना चाहूंगा कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मिलाड, हमने जुडिशियल रिफॉर्म शुरू कर दिया, अब आप कायदे में रहिए, न्याय दीजिए। यही जुडिशियल रिफॉर्म है। अच्छा, देखिए, जी जो अभी जुडिशरी में बहुत कुछ होना बाकी है, और जैसे कि मैं हमेशा लिखता हूँ, जस्टिस चंद्रचूड़ को राम भक्त जस्टिस चंद्रचूड़ आपने पढ़ा होगा, उसका एक अर्थ है। मैं ऐसे ही किसी को राम भक्त नहीं बोल सकता, और सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो, जिन्हें जुडिशरी की सप्लाई चेन, जिसको मैं बोलता हूँ, जस्टिस सिस्टम की जो सप्लाई चेन है, उसका ज्ञान तो है नहीं, लेकिन वो बैठ के रोज शाम को जजों को ज्ञान देते हैं कि जजमेंट क्या होना चाहिए। भारत में सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। 3 लेवल कोर्ट की होते हैं, और हर लेवल का एक अर्थ नहीं है। सारे लेवल एक काम नहीं करते, सब लेवल का अलग काम होता है। सुप्रीम कोर्ट का प्राइमरी काम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, और सेशन कोर्ट का एविडेंस है।
सो जब हम एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो हम सेशन कोड के लेवल पे बात कर रहे हैं। उसके इन्वेस्टिगेशन का तरीका और उसके रिपोर्ट का तरीका जिससे वो जजमेंट पे पहुंचा है एक सेशन कोर्ट, उसको इवैल्यूएट करने का अधिकार हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखी जाती है सुप्रीम कोर्ट से। तो अनफॉर्चुनेटली अब मुझे नहीं पता क्यों, पर अपनी रोटियां सेकने के लिए बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। अब जैसे उदाहरण आप ले लीजिए, एक बड़े फेमस सोशल मीडिया पे बहुत फेमस सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो बोलते हैं सेक्शन आर्टिकल 25 से लेके 30A तक हिंदुओं को अधिकार दिया ही नहीं है। कॉलेज और स्कूल में वैदिक लिटरेचर पढ़ाने का अधिकार है ही नहीं। पहला सवाल उनसे कोई करे, आर्टिकल 30A कहां पर है कॉन्स्टिट्यूशन में? है ही नहीं। और सारी दुनिया आर्टिकल 30A की बात करती है। दूसरी बात, आपके घर में आपके 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे को अगर कोई अधिकार आप देखते हैं तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना होता है बड़े बच्चे का अधिकार आपने छीन लिया। भाई छोटे को आप स्पेसिफिक तरीके से अधिकार देते हैं, लिख के देते हैं कि भाई आप ये काम कर सकते हो, तो उसका अर्थ ये होता है भाई ये काम कर रहा है तो आप ये अपना काम कर सकते हो। उसका अर्थ ये नहीं होता तुम कर सकते हो, भाई को अलाउड नहीं है। तो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक एक भी सेक्शन, एक भी आर्टिकल में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है पिछले 10 साल में। तो क्या कारण है कि 10 साल पहले जो बीएचयू कभी संस्कृत नहीं पढ़ाती थी या जो वैदिक लिटरेचर नहीं पढ़ाती थी, आज वो पीजी और अंडर ग्रेजुएट कोर्स कैसे कर रही है? या बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने पीजी और अंडर ग्रेजुएट कोर्स कैसे शुरू कर दिया? आर्टिकल में तो कोई चेंज करा नहीं है। असली बात यह है कि हम हिंदू अपने बच्चों को भेजते ही नहीं थे। अब अगर आप एक कॉलेज चलाते हैं, आपने एक एसोसिएट प्रोफेसर, एक सीनियर प्रोफेसर रखा है उस डिपार्टमेंट, मान लीजिए 2 ही लोग रखें, 2 सहायक हैं, 4 लोगों की टीम है, एक क्लासरूम है। जब तक बच्चा नहीं आएगा क्लास में, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी, ब्रेक इवन निकलेगा? तो जो मिसलीडिंग एडवोकेट्स हैं और खासतौर से सोशल मीडिया पे बहुत वोकल हैं, आप सब उन्हें जानते हैं, तो उन लोगों ने लोगों को मिसलीड करा है। लेकिन आपने कभी दिमाग लगा, अच्छा मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं कोई इवेंट लेके या कोई पॉइंट लेके उस पर बहकता नहीं हूं, मैं उसकी पूरी सप्लाई चेन बनाता हूं, फिर मैं देखता हूं वो कनेक्शन कहां से है। भाई एक चीज दूसरे से कनेक्ट तो होगी कहीं ना कहीं, डिपेंडेंसी तो होगी। जब वो डिपेंडेंसी पूरी नहीं हो रही है तो जज क्या करेगा भाई? सोचने वाली बात है नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात समझ में आती है। और इसलिए तो मैंने कहा कि भाई जुडिशियल रिफॉर्म का झंडा सब उठाते हैं, हर आदमी ज्ञान देता है, तो भैया वो जुडिशियल रिफॉर्म होगा कैसे? उसके कुछ पॉइंट्स हैं ना। ऐसे थोड़ी ना कि आसमान से एक दिन उतरेगी एक किताब और कहेगी हो गया जुडिशियल रिफॉर्म, तो ऐसा नहीं होता। ये मुझे लगता है कि दर्शकों तक ये बात पहुंची होगी कि वो कौन से रास्ते हैं, वो कौन से कील काटे हैं। तो उसमें है पुलिसिंग के इन्वेस्टिगेटिंग स्टाइल को चेंज करना, प्रोविजंस नए ले आना, वो सारे काम हो रहे हैं। अच्छा गौरव जी, जब भी मैं राम का नाम लेता हूं, जब भी मैं राम नीति की बात लेता हूं, जब भी मैं राम के बारे में बात करता रहा हूं, मैं सारे वीडियोस डालूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं आपको। आप हमेशा कृष्ण की बात जरूर करते हैं, कृष्ण नीति की बात जरूर करते हैं। आज भी जब हमने चर्चा शुरू की तो हमने कहा कि साहब मोदी जी ने अब राम नीति कह दिया है। बड़ा मेहनत करके मैंने ये बात एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। आपने थोड़ी देर में पहले ही सेंटेंस में आपने कहा कि कृष्ण नीति पर। तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने कल अयोध्या में जब वो मर्यादा पुरुषोत्तम रामलला की तरफ से बोल रहे थे, मैं तो अब भी यही कह रहा हूं,
कल मैंने नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी जैसा सुना ही नहीं। और मुझे लगता है कि मेरी इस बात से थोड़ा बहुत असहमत होते हुए लोग सहमति रखेंगे। कल वो एक अलग से बोल रहे थे। उन्होंने जुडिशरी को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने हमको आपको भी नहीं छोड़ा। बोले बड़े अग्रहाट में मत रहो, मोदी नहीं लाके सब कुछ देगा, भारत को तुमको भी बनाना है। उन्होंने विपक्ष को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने पक्ष को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने किसी को नहीं। जी, जो आप बात बोल रहे हैं, उन्होंने मुझे आपको भी नहीं छोड़ा, मुझे भी नहीं छोड़ा, मैं मानता हूं, लेकिन जो मोदी ने बोला वही तो मैं लिखता आया हूं पिछले 10 साल से। नहीं, तो मैं आपको नहीं, मैं आपको छोड़ रहा हूं। चलिए, मैं आपको छोड़ रहा हूं। मैं दूसरी बात है, मैं जो कहना चाहता हूं, उन्होंने जब ये कहा कि मेरे राम आ गए हैं, मेरे राम अब टेंट में नहीं रहेंगे, जुडिशरी को भी बीच में सुना ही दिया, तो अब क्या आप मानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तो आ गए, काशी का कॉरिडोर तो बन गया, लेकिन एक धब्बा बगल में है। और कृष्ण नीति की आप गौरव प्रधान जब लगातार बात करते हैं, तो आखिर कृष्ण जी का भी मंदिर बन जाएगा। तो ये आएगा जुडिशरी से, या आप कहीं कोई ऐसी संभावना देखते हैं कि बिना कोर्ट के ऑर्डर के भी अब ये बातें संभव होंगी? और जब मैं ये कह रहा हूं कि बिना कोर्ट के ऑर्डर के, तो मेरा मन ये कह रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाईजान या मुस्लिम पक्ष कहेगा महाराज ले जाइए। देखिए, अगर मुस्लिम पक्ष बोल दे कि ये ले जाइए, काशी और मथुरा हम 2 ही मांग रहे हैं, और अगर मुस्लिम पक्ष बोलता है, उससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सब खुश होके कहें। लेकिन अगर देखिए, 2 चीजें होती है अवनीश भाई, एक चीज होती है शब्द बोलना, और एक होता है शब्द बोलने की टोन। भाषा ये नहीं होती है कि आपने क्या शब्द बोले, जरूरी वो भी है, लेकिन किस टोन में बोले वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब मोदी जी ने कहा राम आ गए, तो वो टोन को आप समझिए। उन्होंने कहा कि इतना लंबा संघर्ष जो था वो पूरा हुआ, जो मैं एक मिशन लेके चला था, मैंने अपने कार्य को पूरा कर दिया। और फिर जब उन्होंने जुडिशरी को बोला न्याय की बात, तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में बता दिया, काशी मथुरा आपके हाथ में है, न्याय कर दीजिए। तो ये एक मैसेज जुडिशरी को भी गया, सटल मैसेज है, एक जुडिशरी को भी गया कि जिस प्रकार आपने श्री राम मंदिर के लिए न्याय की करा, आप उसका भी न्याय कर दीजिए। ये नहीं कहा कि क्या करना है, उसका भी न्याय कर दीजिए। तो 2 ही ऑप्शन है, या तो मुस्लिम समाज खुल के आए, अगर वो भारत का हिस्सा अपने आप को मानते हैं, और बोले काशी मथुरा आपका है, गलत तरीके से हमारा था, और बनाइए, हम सब साथ देंगे। उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि भारत का मुसलमान अकेला पड़ गया है अब दुनिया में। दुनिया का मुसलमान, जिसकी मुसलमान की ठेकेदारी, जो मिडिल ईस्ट के, चाहे सऊदी हो, चाहे दुबई हो, चाहे अबू धाबी हो, ये जो राष्ट्र हैं, इन्होंने तो भारत की प्रभुसत्ता मान ली है। ये इनके अपने देश में रामायण महाभारत पढ़ाई जा रही है, मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। तो अगर मुस्लिम समाज समझदार है, राजनीति से ऊपर उठ के बोले ये दोनों आपके हैं, आप लीजिए, तो बहुत अच्छी बात है। वरना मोदी जी ने बड़े सटल वे में बहुत अच्छे से बोला है, बिना अपना नाम लिए, कि राम आ गए हैं। बहुत कोशिश कर ली तुमने रोकने की, नहीं रोक पाए, हमारा युद्ध जारी रहा, राम आ गए हैं। और न्यायालय न्यायमूर्तियों को यह बोला कि अब न्याय कीजिए। ठीक है ना? तो बहुत सारे मैसेज हैं इसमें समझने के लिए। प्रधानमंत्री पिता समान राजा होता है, राजा पिता समान होता है, पिता का मैसेज होता है। तो आने वाला वक्त देखिए, अभी तो मैंने एक घाट बनाया है शारदा पीठ में, कृष्ण गंगा नदी जहाँ से छोड़ के भारत में प्रवेश करती हैं।
वहां पर आपके स्नान के लिए एक पवित्र घाट बनाया है, कश्मीर का पहला घाट है जी। हिंदुओं के लिए। तो बात आप समझ जाइए हम किस ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है। और हम तो अब उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं। मैंने वो पिक देखी है और बड़ा सुंदर बना है, उसका रंग बड़ा अच्छा है, अपने आप में छोटा है, कॉम्पैक्ट है, लेकिन बहुत प्यारा, बहुत सुंदर घाट बना। अच्छा, शुरुआत में आपने मेरी एक जो शुरू की बात थी ना, उसमें से जो मेरा एक पॉइंट था उसको अभी तक छोड़ दिया, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा थोड़ी ना। सर ये बताइए, अब सब कुछ हो गया, मोदी ने खुल के कह दिया कि वो राजनीति छोड़ दिए हैं। आपने बहुत सही कहा कि मोदी शुरू से कहते आए हैं कि भैया 4 साल काम करूंगा, अंतिम साल राजनीति करूंगा। अब उससे भी बहुत आगे बढ़ गए, वो राजनीति कर रहे हैं, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। विपक्ष कहाँ रहेगा, ये सवाल मेरा पहला था, आपने छोड़ दिया। विपक्ष अगर आप ठंडे दिमाग से देखें, बिना बायस हुए, तो विपक्ष है कहां? 2024 के चुनाव के बाद धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, साल, 1.5 साल, 2 साल में एक नए विपक्ष का उदय होगा। और जैसे कि आज से 4-5 साल पहले मैंने लिखा था कि 2024 के बाद, 2024 का चुनाव और 2024 के बाद का चुनाव 3 आइडियोलॉजी में होगा। नेशनलिस्ट, सॉफ्ट नेशनलिस्ट, अल्ट्रा हार्ड नेशनलिस्ट। सो अल्ट्रा हार्ड तो वो हैं जो ये सोचते हैं कि तलवार लेके निकल दो, सबको काट दो। जो सॉफ्ट नेशनलिस्ट हैं वो अपने बाप का नाम भी नहीं जानते, अगर शुद्ध रूप से बोला जाए। वो किसी को कभी भी बाप बना सकते हैं। और जो नेशनलिस्ट है वो बहुत बैलेंस है, उसके लिए राष्ट्र प्रथम है, क्योंकि हमारे धर्म ने हमें सिखाया है राष्ट्र प्रथम। तो सिक्के के 2 पहलू हैं, राष्ट्र और धर्म, अलग नहीं हो सकते। बिना राष्ट्र के धर्म नहीं है और बिना धर्म के राष्ट्र नहीं है। बहुत सारे लोग, कल मैंने कमेंट देखे थे मेरे पोस्ट पे, तो उन्होंने लिखा था कि अब भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और शायद पिछले 10 साल से मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूं, भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। सवाल ये है कि आप हिंदू कब बनोगे? अगर राम मंदिर 500 साल के बाद, राम मंदिर बनाने के बाद भी मोदी को कटोरा लेके अगर आपके वोटों की भीख मांगनी पड़ रही है, तो आप हिंदू राष्ट्र के काबिल हो ही नहीं। इस व्यक्ति को तो अब अपने घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए वोट मांगने के लिए, और वोट मिल जाने चाहिए। लेकिन अगर अभी भी ये प्रश्न चिन्ह लगाओगे, क्योंकि ये मत भूलिए कि राम मंदिर भारत को 11वीं अर्थव्यवस्था से चौथी अर्थव्यवस्था बनाने के बाद बना है। राम मंदिर 80 करोड़ लोगों को पिछले कई साल से भोजन देने के बाद बना है। राम मंदिर पूरे विश्व में वैक्सीन देने के बाद बना है। राम मंदिर पूरे विश्व में रोटी और अनाज देने के बाद बना है। राम मंदिर भारत में एंटरप्रेन्योर्स 100 यूनिकॉर्न बनाने के बाद बना है। राम मंदिर 21 एम्स, IITs, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस बनाने के बाद बना है। और राम मंदिर सरकार ने नहीं, हिंदुओं ने बनाया है। बिल्कुल ठीक बात। अगर आपके मन में अभी भी प्रश्न चिन्ह है, तो आपका ये कहना कि भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, आपके मुंह पे आपके द्वारा खुद तमाचा मारना है। बिल्कुल ठीक बात। करने के बाद भी अगर इंसान को वोट मांगना पड़े, तो शर्म से आपका सिर झुक जाना चाहिए। निश्चित गौरव जी, ये बात मैंने आपका एक एक्स पोस्ट भी इस बात पर देखी थी, और आपने तो ये कहा था कि भैया अब चुनाव होने की जरूरत है भी क्या। तो निश्चित रूप से, और आपने जिस तरीके से ये कहा कि अगर कोई
और कोई में मैं विपक्ष को भी शामिल कर लूं, अगर वो कहते हैं कि साहब राम मंदिर इन्होंने चुनाव के लिए बना लिया, राम मंदिर का उद्घाटन इन्होंने चुनाव से पहले करा लिया ताकि चुनाव जीत जाए, आपने वो सारी चीजें फहरिस्त गिरा दी कि इतना सब करने के बाद राम मंदिर बना है, तो राम मंदिर चुनाव के लिए कहीं सामने तो आता ही नहीं, और राम कभी इलेक्शन लड़ने की विषय वस्तु हो ही नहीं सकते हैं। ये बात हमने आपने अपने पिछली चर्चाओं में कई बार इस बात को कहा है, और अब तो खैर आपने सीधे सीधे कह दिया कि विपक्ष कहीं है ही नहीं। उसके अलावा आज की इस चर्चा में जो अंत में आपने एक बात करी जो बेहद महत्वपूर्ण है, जिसको आपने एक पिछली चर्चा में भी किया कि इस देश में अब दूसरे तरह का विपक्ष होगा। वो विपक्ष किस तरह का होगा, मुझे लगता है कि इसको एक दो लाइनों में नहीं, इस पर एक अलग से चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं उसको महसूस कर पा रहा हूं कि पक्ष भी राम का, विपक्ष भी राम का, कुल मिला के भारतीय संस्कृति में रचा बसा पक्ष भी होगा और विपक्ष भी होगा। वो संभवतः यही भारतीय लोकतंत्र के लिए वो महाउत्सव होगा, और भारतीय लोकतंत्र उसी दिन सच्चे अर्थों में भारत का लोकतंत्र होगा जब भारतीय संस्कृति का पक्ष भी और भारतीय संस्कृति का विपक्ष भी, तभी समरसता होगी समाज में और तभी एका होगा। दर्शकों, गौरव जी, आज आपको वो चीज समझ में आ गई होगी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास क्या है। जब मोदी जी ने कहा कि अब हम राम की राजनीति करेंगे, शब्द अब उनके अपने हैं, थॉट प्रोसेस हम लोगों के वीडियोस ही हैं, लेकिन खैर हम क्लेम नहीं कर सकते, क्षमा करें, मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं कुछ क्लेम कर सकूं। लेकिन जब आप ये बोलते हैं कि हम राम की राजनीति करेंगे, अर्थ ये है कि केवट भी हमारे हैं, निषाद राज भी हमारे हैं, माता शबरी भी हमारी है। वो है ना। इसका अर्थ ये है कि हमें अपनी जात बिरादरी से बाहर निकल के भगवान श्री राम की शरण में आके भारत को भव्य बनाना है। बिल्कुल। राम राज्य का अर्थ में, राम राज्य के अर्थ में कहीं भी कास्ट की कोई जगह नहीं है। राम राज्य के अर्थ में कास्ट केवल दो ही हैं, एक जो संपन्न है और एक जो गरीब है। और यही वो सरकार है कि जिसने कोरोना काल में 22 करोड़ अंडर पॉवर्टी लाइन में से शायद 18-20 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन के बाहर निकाल दिया। राम मंदिर उसके बाद बना। बिल्कुल, वो तो पूरी तरह से आपने, राम मंदिर इन सब के बाद बना। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा। और विषय कई सारे बचे हुए हैं। फौज को अच्छी बंदूकें देने के बाद राम मंदिर बना। फौज को बुलेट प्रूफ हेलमेट देने के बाद राम मंदिर बना। फौज के जवानों को स्नो बूट्स और स्नो क्लोथिंग देने के बाद राम मंदिर बना। फौज को जब पहले फौज गोली चलाने से पहले दिल्ली से पूछती थी, अब गोलियों की भरमार, गोलियों की अनलिमिटेड प्रोडक्शन देने के बाद राम मंदिर बना। ऐसा कौन सा कार्य है पिछले 10 साल में जो भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने ना करने, कंप्रोमाइज करा हो कि हमें राम मंदिर करना, ये हम नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं दिखता, बिल्कुल भी नहीं दिखता। और सच बात में यह सच्चे अर्थों में यही राम राज्य है। गौरव जी, इसी चर्चा के अंत में हर बार जब आपके साथ चर्चा होती है तो जो अंत में आता हूं तो मुझे लगता है कि 4-5 विषय और तैयार हो गए, तो मैं अंदर अंदर खुश भी होता हूं कि चलो 4-5 चर्चाओं का और माहौल बन गया। दर्शक हमेशा हमें डांटते हैं, लेकिन दर्शकों हमारी भी मजबूरी समझिए। आप कहते हैं गौरव जी जब बोलते हैं तो बोलने दिया करो, क्यों बीच बीच में रोक दिया करते हो, क्यों तुम्हें तेजी रहती है कि इतने मिनट के वीडियो ही होने चाहिए। महाराज, सब कुछ आज ही अगर आपके सामने परोस देंगे तो फिर कल अवनीश शर्मा और गौरव प्रधान लेके आपके सामने क्या आएंगे। इसलिए ठीक है, आप हमारे अभिभावक हैं, सुधी दर्शक हैं, डांटते रहिए। ये डांट नहीं बल्कि ये आपका प्यार है, आपका स्नेह है। गौरव जी, आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा की अनंत शुभकामनाएं, बधाई। और दर्शकों, इसी के साथ आप सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की तरफ से एक ही विनती है भगवान श्री राम से कि
जबान पे हमेशा सरस्वती बैठी रहें, कभी गलत ना बोलें, राष्ट्र हित में बोलें, राष्ट्र के अगेंस्ट कोई काम ना करें। मेरी तो ये छोटी सी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए, आपकी इस विनती में हमारी विनती भी शामिल है। दर्शकों, आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। कई विषय बचे हैं। गौरव प्रधान जी के साथ आपके बिहाफ से मैं जिद करके समय फिर लूंगा। और ये गौरव जी का मेरे प्रति स्नेह है कि जब भी मैं समय मांगता हूं, गौरव जी मुझे समय देते हैं, क्योंकि राम काज इनका भी उद्देश्य है। तो गौरव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ मेरी तरफ से और गौरव प्रधान जी की तरफ से आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय सिया राम।